सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। अली अमीन गंडापुर के तमाम तर सख्त सियासी बयानात के बाद एक बड़ा यू टर्न आज सामने आया है, जिसको मुल्क की सालमियत के लिहाज से तो खुशाइन देखा जा रहा है, लेकिन अपनी जगह यू टर्न बहुत से सियासी सवालात भी जन्म ले रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी से पहला बाज़ाब्ता रब्ता किया है, और ये एक ऐसे वक्त में जिस वक्त उन्होंने दोबारा एहतजाज रिकॉर्ड कराने की बात की थी या बड़क मारी थी, और ग्रैंड जिरगे की उसके बाद हमने देखा कि दावत दी गई उनके जानिब से, जिसके बाद आज खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतें और सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुई, जो कि खुश आइंद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में होने वाले ग्रैंड जिरगे में विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन उन्होंने की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इफ्तिताही खिताब में कहा कि मेरी दावत पर जिरगे में शिरकत करने पर तमाम पार्लियामेंटेरियंस और सियासी कायदीन का मशकूर हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने जिरगे से खिताब में कहा कि सूबे का अमन हमारी तरजीहात और आज के जिरगे का एक इकलौता यानी सोल एजेंडा है। जहाँ सूबाई हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ, वहीं पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आमद पर उनका खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल है। ये आज के ग्रैंड जिरगे में हमने देखा कि बातें इसमें हुई हैं, लेकिन सारे मामलात में हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसकी जो सियासी कमेटी का एक एलामिया जो जारी किया गया है, हम ट्विटर पर भी देख रहे हैं, कासिम खानसूरी साहब ने वो कुछ और ही कह रहा है। उस पर ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी वो एक पेज पर नहीं है। इस वक्त जो सूबाई हुकूमत है अली अमीन गंडापुर जिसकी क़यादत कर रहे हैं, वो एक अलग लाइन पर है, जबकि जो सियासी जमात जो सियासी रहनुमा है दीगर, वो किसी और लाइन पर दिखाई दे रहे हैं। एक तो इस मकसद को जानने की कोशिश करेंगे कि ये बेसिकली हो क्या रहा है, तकसीम क्यों है इस पर। जिस तरह से उमर अयूब साहब, उन्होंने भी आज ये बात की। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब जो इस वक्त ग्रैंड जिरगे में जिस वक्त बैठे हुए थे, उस वक्त उमर अयूब साहब की एक स्टेटमेंट बाहर आती है मीडिया पर, और वो ये कहते हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब जिस तरह से ये जो मामलात बने हैं पख्तूनख्वा में उसके ज़िम्मेदार हैं, या वहाँ पर जो एक कह रहे हैं कि जो मुतवाज़ी अदालत का क़याम है, उस पर जो एक जो जरगा था अम जरगा, उस पर जो मामलात पेश आए, वहाँ पर जो कशीदगी हुई, उसकी ज़िम्मेदारी उन पर डालते रहे। अब ये तमाम मामलात किस जानिब जा रहे हैं, और क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हम कहते हैं कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल, अब मामलात क्या आगे बेहतरी की जानिब जाएंगे? क्या हम बाकी मामलात पर भी देखेंगे कि यहाँ पर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आएंगी? बहुत सारे और भी महाज हैं, लेकिन आज का इस जेस्चर किस तरह से हमारे तज्ज़ियाकार देख रहे हैं, इस पर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं तारुफ़ करवा देती हूँ, एहतशामुल हक साहब हमारे साथ हैं, शहजादा जुल्फ़िकार साहब हैं, ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब, और साथ ही साथ चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करते हैं। शाह साहब, आपकी जानिब सबसे पहले आऊँगी। एक तो इस जिरगे को किस तरह से देख रहे हैं, इससे क्या पैगाम जा रहा है बाहर? काफ़ी अरसे बाद हम देख रहे हैं इतनी कशीदगी का माहौल, उसके बाद ये एक बड़ा खुशाइन चीज़ तो थी, लेकिन साथ ही साथ PTI की जो सियासी कमेटी है वो कोई और लाइन पर है, उसकी रीज़न क्या समझ रहे हैं आप? जी शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में आज जो एक तस्वीर मुख्तलिफ अखबारों में छपी है, जो वीडियो चल रही है, जिसमें दरमियान में अली अमीन गंडापुर है, दाएं तरफ कुंडी साहब है और बाएं तरफ मोहसिन नकवी साहब है, और जो जादू की जफ्फियाँ इन्होंने आपस में आज ली है, मेरे ख्याल में बड़ा खुशाइन एक सीन नज़र आया है, जो कि मीडिया से तो दूर रहा, लेकिन जो मीडिया को चीज़ें रिलीज़ हुई हैं, वीडियोज़ और तस्वीरें, उसके अंदर ये नज़र आ रहा है। और इसमें हम शायद उस चमत्कार की तरफ गौर करते हैं कि जो किसी वक्त भी होता है तो तमाम के तमाम जो इररेलेवेंट्स थे वो तमाम रेलेवेंट होके एक जगह पे इकट्ठे हो गए। और आपने देखा कि ये अगर मरकज़ी सतह पे हो सकता है तो सूबाई सतह पे हो सकता है, तो मरकज़ी सतह पे भी जल्द होने वाला है। ये आज आप उसको ख़बर समझती हैं या जैसे भी समझे, लेकिन मेरे ख़्याल में ज़रा सा लेट किया, कुछ कीमती जानें गई, लोग ज़ख्मी हुए, और उसके बाद लीडरशिप को ख्याल आया, मरकज़ी को भी और सूबाई को भी, कि उन्होंने जो है मिल बैठ के और बातचीत के ज़रिए ये मसाइल हल करें। देखिए ये हमारा मुल्क है, और इस बातचीत के ज़रिए से ये मसला हल। एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा देखिए बड़ा एक सिंबॉलिक सी मैं समझता हूँ जीत है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की
अब मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मैं उस पर बाद में बात करूंगा, और वो ये है कि अली अमीन गंडापुर को तमाम जितने जिरगा मेंबरान थे, जिसमें मोहसिन नकवी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, जमात इस्लामी के नुमाइंदे, ANP के नुमाइंदे, पीपल्स पार्टी शेरपाओ के नुमाइंदे, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे, उन्होंने उनको इख्तियार दे दिया कि आप जो फैसला करना चाहें बातचीत के ज़रिए से, जिरगे के ज़रिए से इस तमाम मसले को हल करें। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी कामयाबी है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की और एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर की। दूसरी बात एक अलमिया ये है कि जितने लीडर्स आज बैठे हैं, इनसे एक सवाल ये बनता है कि ये जो नौजवान जगह जगह वायलेंस की तरफ जा रहे हैं, जो जरगे मुनक़िद कर रहे हैं और जो इंसाफ मांग रहे हैं या जो अपने मुतालबात के हक़ में मुजाहरे कर रहे हैं, और जगह जगह उसके बाद जो है फेडरल गवर्नमेंट ने उनको बैन लगाया और जो वाक़या हुआ वो बड़ा दिलखराश है, जिसमें कीमती जानें ज़ाया हुई। तो ये लीडरशिप कहाँ थी? ये क्या सोच रहे थे? नेशनलिस्ट पार्टी कहाँ थी? पीपल्स पार्टी कहाँ है? PMLN कहाँ थी? ये क्यों सूबे के लोगों के मसाइल नहीं सुन सके? और क्या इसका मतलब है ये जो लीडरशिप बैठी हुई है असम्बलियों के अंदर, ये नाअहल है, और ये जो नौजवान बाहर निकले हैं ये ठीक कह रहे हैं? एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा देखें, मैं तहरीक इंसाफ की बहसीत पार्टी, उनका जो स्टांस है, उनकी कमेटी का जो स्टांस है, मैं पहले भी बार बार करता रहा कि अगर तहरीक इंसाफ बहसीत पार्टी को प्रोटेस्ट करती है, उनका हक बनता है, वो बिल्कुल रोड पे भी जा सकते हैं, वो अदालत भी जा सकते हैं, वो रैली भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव को कमांड एंड कंट्रोल देने के बाद आगे लेके जा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में जो है ज़रा सा नामुनासिब था, और इसी वजह से शायद एक सेटबैक भी उनके लिए हुआ। तीसरा जो अहम नुकता तहरीक इंसाफ और अली अमीन गंडापुर के दरमियान है, अब जो जितनी लीडरशिप है, सेंट्रल है या दूसरी सूबाई है, जो अपने आप को समझते हैं कि वो बानी चेयरमैन के करीब है, उनको अब अली अमीन की शक्ल में एक ख़तरनाक लीडर नज़र आ रहा है, जो उनको कह रहे हैं सुपरसीड कर रहा है और जो उनसे आगे जा रहा है, जो मेरे ख्याल में मुख्तलिफ बहसीत एज आ प्रोटेस्ट लीडर भी वो कामयाब रहा। और आज आप देख लें, अगर ये जिरगा होता है, ये लाइन ऑर्डर का मसला रिजॉल्व होता है, फेडरल गवर्नमेंट उनको ऑन बोर्ड लिए, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी डेंट उस लीडरशिप के लिए है जो ये समझती रही है कि वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है बानी PTI की। हाँ, इसमें एक अब बिल्कुल विजिबल हमें रिफ्ट भी नज़र आएगा। वो लोग जो समझते रहे कि बानी PTI के बाद वो जानशीन होंगे, सेंट्रल लेवल के ऊपर पार्टी को रन करेंगे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जो खुशाइन चीज़ है मेरे ख्याल से वो ये है कि देखिए, ये मुल्क हमारा है, ये नौजवान हमारे हैं, ये बच्चे हमारे हैं। आप उनके खिलाफ वायलेंस इस्तेमाल करेंगे, वायलेंस मजीद बढ़ेगा, और इस खित्ते के अंदर हम मजीद वायलेंस जो है वो इसलिए भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। आप देखें, हॉस्टाइल कुव्वतें आपके ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर इसी कुव्वत को इस्तेमाल करके आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज क्रिएट करती हैं। तो बड़ा एक गुडविल जेस्चर था फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से भी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी एक बड़ा दिल है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी मैं कहूँगा कि गुडविल जेस्चर था, वेलकम करना चाहिए। अब्दुल्ला साहब की जानिब से इतना सेंसिबल काम किया है। ठीक, जी बिल्कुल। अब्दुल्ला साहब, ये मुल्क की सलामती या सिक्योरिटी के मामलात हो तो हम तो पहले कहते रहे हैं कि सियासत से बालातर होकर हमें सोचने की ज़रूरत है, एक पेज पर आने की ज़रूरत है, इस पर एक नेशनल कंसेंसस होना बड़ा ज़रूरी है, यूनिटी होना बड़ा ज़रूरी है। आज बड़ा अच्छा जेस्चर गया, क्या अब कंटिन्यूटी होगी बाकी मामलात पर भी? क्योंकि हम माशी महाज पर भी देखें, वहाँ पर भी हमें बड़े चैलेंजेस की ज़रूरत, चैलेंजेस दरपेश हैं, तो उनको ओवरकम करने के लिए ये आप समझते हैं कि ये आगे भी बढ़ेगी बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक कंटिन्यूटी की बात है, मेरे ख्याल में ये PTI को जो है वो सूट करता था यहाँ जो भी कुछ हो रहा है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है वो एक वक्त में PTM को बाकायदा उनके साथ अलाइनमेंट में भी थी। हमने देखा कि तारीख़ ये बताती है कि जब भी किसी जमात के ऊपर बैन लगाया जाता है उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बाकायदा तहरीक लबैक को बैन किया गया, लेकिन क्या नतीजा निकला कि वो एक बहुत मुनज़्ज़म और मजबूत अंदाज में बाहर निकले और एक बड़ी पब्लिक सपोर्ट उनके साथ थी। इसी तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब पाबंदी लगाई PK मैप की लीडरशिप के ऊपर और ANP की लीडरशिप के ऊपर, तो फिर हमने बाद में उनको हुकूमतें करते हुए भी देखा। ज़िया-उल-हक साहब आए और हैदराबाद ट्रिब्यूनल केस जो था बड़ा फेमस, उसके अंदर फिर ज़िया-उल-हक साहब ने सबको पार्डन कर दिया, माफ़ कर दिया, उनके साथ खाना खाया और वो लोग रिहा हुए। तो हम ये देखते हैं कि आप पाबंदी जो लगाते हैं, और फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ये बता चुके हैं कि PTM की जो कई डिमांड्स हैं वो जायज़ हैं, लेकिन उनका तरीक़ाकार गलत है।
अब तरीकाकार गलत है या जो भी है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन कुछ पीटीएम की जानिब से जो बातें आई हैं, जो उन्होंने नारे लगाए, इंतहाई गलत नारे थे जो कि उन्होंने वर्दी के हवाले से लगाए या दीगर जो अफवाज मुखालिफ, उनका मामला सियासी है, उनका मामला हुकूमत के साथ है। वो फिर अफवाज के हवाले से उनकी ये अचानक सोच कहाँ से आती है, ये शकूक व शुबात जन्म दे देती है बहुत सारी चीज़ों को। और साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि अशरफ गनी की हुकूमत में बाकायदा उनको हेलीकॉप्टर भेजा जाता है और वो कई घंटे उनके इंतज़ार करता रहता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा ज़ाहिर है, इसके अंदर लम्हा फिक्रिया है कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि ज़ाहिर है जो अशरफ गनी थे उनके मगरब के साथ भी और ख़ुद भारत के साथ बड़े करीबी रवाबित थे। फिर पीटीएम के हवाले से हम देखते हैं कि पाकिस्तान दुश्मन ममालिक के अंदर बड़े खसूसी आर्टिकल्स छपते हैं, उनको बहुत पذيराई मिलती है और माजी के अंदर तारीखें भरी पड़ी हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि बरामदास बुख्ती और दीगर जो है वो जनीवा में भारत के पैसे के ऊपर वहाँ मज़े कर रहे हैं और बाकायदा गांधी की समाधि के ऊपर जाते हैं, उनको वहाँ बाकायदा लेके जाया जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये भी बहुत सारे सवाल हैं। अली वजीर हों या मोहसिन दावड़ हों, जब माजी में आपने उनको गिरफ्तार किया तो इनफ एविडेंस नहीं नजर आया, जिसके नतीजे के अंदर जाहिर है पार्टी के हौसले बढ़े। लेकिन जो अहम बात है मैं वो जरूर बताऊंगा। अहम तरीन बात यह है कि ये तमाम जो लीडरशिप है ये एक तो ज़्यादा उम्र के लोग नहीं है, दूसरी बात यह है कि इनका कोई मौरूसी सियासत से ताल्लुक उस तरह से नहीं है, कोई बहुत बड़ी लीडरशिप या बहुत बड़ा कोई उनका पहचान उस तरह से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इनको पसंद करती है और इनके इस सोच से वो हम आहंगी रखते हैं। अब देखना यह है कि अगर आपने इन लोगों को साइडलाइन कर दिया तो मार्जिनलाइज करने से क्या आइडियोलॉजी ख़त्म हो जाएगी? तो आइडियोलॉजी जो है वो तो आपको एक बदतर नज़रिया जो है पेश करना पड़ेगा, उसको हथियारों से नहीं लड़ा जाता। और जो पैगाम पाकिस्तान था जो कि एक आइडियोलॉजी बनाई गई वो राइट लोगों से उन तक नहीं पहुंचाई गई अवामुन नास के अंदर। और ख़ास तौर पे जब ये वादे वहीद हुए पीटीआई के दौरे हुकूमत के अंदर, जब उनसे कहा कि 100 बिलियन देंगे, वो नहीं दिए गए। नतीजा ये हुआ कि वहाँ के लोगों की जो डेवलपमेंट थी वो पीछे रह गई और जिसके नतीजे में एक रद्द अमल जो था वो बढ़ता चला गया। तो मेरे ख्याल में हमें स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। जिसको स्टिक की जरूरत है उसको स्टिक देनी पड़ेगी और कानून को सख्ती से अमल कराना पड़ेगा। लेकिन जहां आपको मामला अफाम और तफहीम से दुरुस्त करने हैं वहां बैठ के मामला निकाले जा सकते हैं अगर हल निकलता है। एहतशाम साहब, एक और चीज़ है, इसका एक ये पहलू भी निकलता है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने आगाज़ में जिक्र भी किया कि सियासी कमेटी पीटीआई की या पीटीआई का जो वर्कर है वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पीटीएम पर जो पाबंदी का एक मामला है उसको लेकर तनकीद भी कर रहे हैं। उस पर जो सूबाई हुकूमत की जानिब से इस वक्त कहा जा रहा है कि जो उनकी तमाम एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जाएगी, उस पर एक रद्दमल आ रहा है कि कल को अगर पीटीआई के ऊपर भी इस तरह के मामला आते हैं या वफाकी हुकूमत बैन लगाने का सोचती है तो उस वक्त पीटीआई क्या करेगी? एक इसको किस तरह से कोप करना होगा पीटीआई को। दूसरी चीज़ ये कि गंडापुर साहब जो सियासी हरीफों और पीटीआई में जो डिस्टेंसेज हैं उसको कम करने के लिए कोई किरदार आगे भी निभा सकते हैं? देखिए, हम ना ये तो तब्दीली की बात हो रही है तो मुझे फौरी तौर पे जो बात याद आ रही है, मौलाना रूमी का एक कोट है जो वेस्ट में बड़ा मशहूर है। वो कोट ये है उनका कि यस्टरडे आई वाज क्लेवर एंड आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज, आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। देखिए, अपने आप को तब्दील कर लेना ही बड़ी बात होती है। अगर दयानतदारी से आप पूछे मुझे तो आज आमना ये पीटीआई का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये आज का ये रवैया बहुत अच्छा लगा है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया, भले चीफ मिनिस्टर ने उठाया है, वो आइसोलेशन से निकलेगी। अब ये सवाल आप भी अच्छी तरह जानती हैं, हमारे पैनलिस्ट भी जानते हैं कि कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी में इख्तलाफात हैं, बहुत अरसे से हैं, वो क्यों नहीं हल होते। मेरा अपना ख्याल है अगर एक तरफ अली अमीन गंडापुर ने ये इनिशिएटिव लिया है, अपने आप से कुछ लोग कहते हैं दबाव कम करने के लिए किया उन्होंने, उनको लगता है कि जी अब मतलब इमेज बड़ा ख़राब हुआ है उनका, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी उनके अपने वर्कर के जी हमें छोड़ के चले गए थे, उन्हें भी एक फेस सेविंग चाहिए, वो अपनी जगह सियासी फ़ायदा लेना चाहिए। लेकिन आमना देखना, अगर कौमों का सियासी लीडरों का मिल के बैठना एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है। अभी आप देख लें सारी जमातें कल क्या कह रही थी और आज क्या कह रही हैं।
वहाँ एक बैठ जाना जो एक इमेज गया मेरा ख्याल है दुनिया में भी और मुल्क के अंदर भी, कि भी देखें दे मीन बिजनेस, ये मामले को रिजॉल्व करना चाहते हैं। अब अहम बात आमना यह है कि देखें ये इस सारे मामले के दो स्टेक होल्डर हैं, एक गवर्नमेंट के हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के, रियासत के हैं, और दूसरा PTM के, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। अभी पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जिस तरीके से अपने आप को तब्दील नहीं कर रही, अभी देखें अब्दुल्ला बात कर रहे थे जिस तरीके से अपना ये जिस तंजीम पे तहरीक लब्बैब पे पाबंदी लगी थी, उन्होंने अपने आप को बदला, उसके बाद पाबंदी ख़त्म होगी, ये भी अपने आप को बदल लेंगे। अब जो अंदर से तलात आ रही है, मेरी तलात ये है कि PTM वालों को ये बात समझ आ रही है कि जी ये जिस तरह की वीडियो बना के रखी हुई हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, अदारों के ख़िलाफ़, अगर वो रोक देते हैं, उसके बाद यह है कि कोई एश्योरेंसेस दे जाते हैं कि नहीं भी आज के बाद हम यही नहीं करेंगे या ये हमारा रवैया नहीं होगा, तो मुझे डेफिनेटली हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहेगी जो बहुत ही फंसी हुई है, मल्टीपल महाजों पर लड़ रही है, TTP है, एफिलिएट्स हैं, बलोचिस्तान में 2 डेगिस्तान लड़ रहे हैं, तो उनके लिए ये मेरा ख्याल है उनके लिए भी विन विन सिचुएशन होगी। अब देखना ये जो अच्छी बात है कि जो जरगा PTM का होना था आमना वो तो नहीं हुआ ना, अब वो लगता है कि ये आज जरगे के बाद वो जहाँ जो जरगा उन्होंने करना वहाँ पे अली अमीन दोबारा जाएंगे लोगों को लेके, उनसे बात करेंगे जाके। हाँ, अगर ये गिव एंड टेक होता है, हम 100% श्योर कि उनको भी पता है कि भाई पाबंदी के नुकसानात क्या हैं, उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी, बंदे गिरफ्तार होंगे और मामलात। लेकिन ना मुल्क और रियासत का तो माजत के साथ कोई भी नहीं सोच रहा है, सारे अपने अपने पार्टी पोलिटिकल इंटरेस्ट में फंसे हुए हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि अली अमीन जो चाहे भले आप उनको इस वक्त जो मर्जी कहें, वो उनके लिए तो अपनी ज़ाती तौर पर भी बड़ा अच्छा किया है, और मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन जो फेडरल गवर्नमेंट का और हमने सेंटर का, जिसका हमारे दोस्त भी कह रहे हैं कि हुआ है, तो इसका बड़ा फ़ायदा होगा, अच्छी बात होगी। अब देखना है कि अगला जो जरगा होगा उसमें चीफ मिनिस्टर साहब जाएंगे, उनसे क्या बात करते हैं, क्या गिव एंड टेक होता है। अगर कोई इनको एश्योरेंसेज देने में कामयाब हो जाते हैं कि अपना एक्सट्रीम रवैया छोड़ दें, ये नजरियाती बातें जो आप कर रहे हैं ये मुल्क और रियासत के खिलाफ हैं, तो रवैया तब्दील करते हैं, तो मेरा ख्याल है मेन स्ट्रीम मीडिया में अपना धारे में सियासी तौर पर सबको लाया जाए और मामला को हल किया जाए, तो मेरी नज़र में तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और बानी PTI को भी समझ आई है, उनके साथियों को, कि भाई लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा, अब तक उनको नुकसान हुआ है, ये एक पहलू निकला है, ये अपॉर्चुनिटी निकली है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी विंडो निकली है, इसका फायदा उठाएं और मामलात को आगे लेके जाएं। आखिरी बात जो हम बात करेंगे सूबाई हुकूमत के मामला, जिस तरह सब कह रहे हैं सुबह जल रहा है, वहाँ पे दहशतगर्दी है, उसको रोकने के लिए पहली दफ़ा लोगों ने देखा, इंटरनेशनल प्रेस भी कह रहा है कि सारे लोग बैठ के, वरना तो अपनी लड़ाई में ये बिल्कुल दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त दरपेश है को रोकने के लिए। जुल्फिकार साहब, ये इस वक्त रवां साल की अगर हम बात करें, टेररिस्ट अटैक्स जो टोटल है इन टोटल वो 580 हुए हैं, जिनमें से 169 बलूचिस्तान में और 367 KP में हुए हैं। अब बलूचिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी एक मामला दरपेश है, वहाँ पे भी नाराज़ बलोचों वाले मामला चल रहे हैं। तो इसका इफेक्ट जो ग्रैंड जरगा हमने यहाँ देखा है, आप समझते हैं कि आगे जाके इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, वहाँ पे भी कुछ इस तरह के मामला होंगे ताकि वहाँ पे भी जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसको ओवरकम किया जा सके? देखिए, जहाँ तक जो उन्होंने एक काम किया अली अमीन गंडापुर साहब, चाहे वफाकी हुकूमत के साथ मिलके उन्होंने पहले से कोई प्लान किया, लेकिन बहुत अच्छा एक जेस्चर है। और जाहिर है एक कल से या आज से लोग जमा हुए हैं, वो जिरगा है। दूसरा जिरगा उन्होंने ये भी कहा और कहा कि इनसे हम बात करेंगे उनके लोगों से, कि अच्छा हुआ है। अब इसके असरात क्या पड़ेंगे जो आपका क्वेश्चन है, जाहिर है यहाँ पर पीटीएम की जो जमात है, मुझे लगता है कि वहाँ पर भी के जो लोग हैं वो भी अपनी पॉलिसियों पर नजर करना चाहिए, क्योंकि उनमें ऐसे एलिमेंट शामिल हो गए हैं जो भी पाकिस्तान से कहना की बात या अफवाज पाकिस्तान बनाना, जो उनके वैसे कंसर्न्स हैं कि हमारे लोगों के हकूक की बात है, तो वो शायद वफाकी हुकूमत भी इनकार नहीं करती। वो कहते हैं कि जो डेवलपमेंट के आपके नीड्स हैं, सूबाई खतरात हैं, वो हकूक हैं, उनके साथ हम आपकी वो पूरी करेंगे। लेकिन साथ में जो वो एलिमेंट शामिल हो गए जो जाहिर है इस तरह के एलिमेंट वो उनके लिए भी डैमेजिंग है और आगे चलकर उनके लिए और से प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो आपका क्वेश्चन था कि यहाँ दूसरी एक फोर्स है बलोच यकजहती कमेटी। अब बलोच यकजहती कमेटी अगर इस तरह का कोई जगह बनाती है या इस तरह की कर भी चुके हैं, जैसे ग्वादर में उन्होंने किया,
गवर्नमेंट ने रोका, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई, लेकिन ओवरऑल कोई पाबंदी उन पर नहीं लगी। उनके साथ नेगोशिएट कर उनके साथ बातचीत करके गवर्नमेंट ने उनके साथ, हालांकि उसमें जानों का ज़िया भी हुआ, लेकिन उन्होंने जिरगे में कोई अलामिया ऐसा नहीं था कि इस मुल्क के साथ हम रहना चाहते हैं या नहीं रहेंगे या रहेंगे या क्या है, कोई उन्होंने बात नहीं की। मिसिंग पर्सन की बात की, उन्होंने बलोच साइल वसाइल की बात की, उस पे गवर्नमेंट ने उनके साथ तय किया कि जो लोग आपके गिरफ्तार है उनको हम छोड़ देंगे। हाँ, अलबत्ता यह है कि बलोच यकजहती कमेटी अगर कोई इस तरह का कोई एक्टिविटी उनकी होती है और उसमें भी वो लोग या उनके कारकुन या उनके लीडरान कोई इस तरह की बातें करते हैं जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हो, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हो, तो मेरे ख्याल में इसी तरह एक दोहराया जा सकता है उनके साथ भी। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि जो जिरगा हो रहा है पीटीएम का, उसमें वो एलामिया क्या जारी करेंगे, वो क्या होगा, कामयाब होगा जिरगा करने में, नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर ने जो आज तकारीर की हैं, जो जिम्मेदारी उनको दी है कि पीटीएम से बातचीत आप करें, वो जाकर उस जिरगे में शिरकत करेंगे, से बात करेंगे, अपनी तकरीर करेंगे, और क्या वो लाएमल, ये डिपेंड करता है उस पर कि किस तरह उसको टैकल किया जाता है, किस तरह उनको उनके उन बातों को तवज्जो देकर कोई एश्योरेंस यकीनदानी की जाती है। वो असरात ज़रूर पड़ेंगे और उसके जो नताइज निकलेंगे, अगर होपफुली खुश असलूबी से मामला तय हो जाएगा, बात करेंगे, तकरीर करेंगे, जज्बाती कोई बातें भी होंगी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे वफाक के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ ना हो। मैं समझता हूँ शायद ये आगे चलकर ये जो बैन लगाया है शायद उसको विड्रा भी कर ले। ठीक है, हो सकता है ये चूंकि तमाम मामलात का जो हल है वो हम पहले से ही कहते रहे हैं कि निगोसिएशंस या डायलॉग से निकलता है, साथ बैठ कर निकलता है। अब अल्लाह करे कि ये मामलात आगे भी बढ़े और जो हम देख रहे हैं सियासी अदम इस्तेकाम जो दिन ब दिन बढ़ रहा था या कशीदगी बढ़ रही थी, बाकी मामलात को भी हमारे बड़े इसी तरह से बैठ के इसको हल करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद माशी महाज पर क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। सऊदी तिजारती वफ्द के दौरा पाकिस्तान से दोनों ममालिक के दरमियान अहम सरमायाकारी और कारोबारी मुआहदों पर हम देख रहे हैं कि अग्रीमेंट साइन किए जाएंगे। इस मौके पर सऊदी वज़ीर तिजारत ने कहा है कि पाकिस्तान के तामीरी इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग के शोबों में सरमायाकारी का मनसूबा बनाया है। सऊदी वफ्द मुख्तलिफ शोबों में 25 मुआहदों पर दस्तखत करेगा। पाकिस्तान सऊदी बिजनेस फोरम से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी खिताब किया और कहा कि हमने माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए काम किया है। करंट अकाउंट डेफिसिट में खातिर खा कमी आ रही है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो तिजारती हजम है वो 5.12 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान की बरामदात सऊदी अरब की मजमूई तिजारत का सिर्फ 2% है। सऊदी अरब से पाकिस्तान की दरामदात 4.5 बिलियन डॉलर्स पर मुश्तमिल हैं। सऊदी अरब की तामीरात, IT और ज़राअत के शोबों में पाकिस्तानी कंपनियां अहम किरदार अदा कर सकती हैं। अपने तज्ज़ियाकारों से जानने की कोशिश करते हैं कि जो कि हाई पावर्ड सऊदी डेलीगेशन ये इस वक्त यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है और साथ ही साथ ये जो 2 बिलियन डॉलर के डिफरेंट जो अग्रीमेंट साइन होने जा रहे हैं, इनको किस तरह से मामलात को देख रहे हैं, इनका इनेकात पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए कितना अहम दिखाई दे रहा है, आने वाले दिन किस तरह के होंगे। जी एहतशाम साहब। देखिए, हम हमेशा ये बात करते हैं और सिनिक भी हो गए, हम खबरें हमें सुनते हैं जी फ़लाँ काम हो जाएगा, फ़लाँ इंडस्ट्री लग जाएगी, पैसा बाहर से आ जाएगा, हम ये कर लेंगे। तो मेरा ख्याल आज अच्छी खबर से शुरू करते हैं जो इसी से मुतल्लिक है। बुनियादी तौर पे आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की और CBR के चेयरमैन की, और आपने देखा पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को बुला के बिठा के बताया गया है कि जी सेल टैक्स में जो अरबों रुपए की लीकेज जो फ्रॉड है उसको रोकने का फ़ैसला हो गया। और उनको कहा कि आखिरी मौका है, जो पहले कर लिया, अब अरेस्ट होंगी FIR और आप तैयार हो जाएँ आपके साथ क्या होना है। तो मुझे लगता है ये जो हम रोज़ाना बात करते हैं, आमना अपने पाँव पे खड़ा होने वाली बात, तो एक नई रिसोर्स मोबिलाइजेशन सेल टैक्स की आएगी तो शायद हमारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएं। एक बाकी आप देख लीजिए, आज जब आपने याद होगा 6-7 माह पहले जब सऊदी एक डेलीगेशन आया था तो बहुत सारी बातें हुई थी और उसमें तय किया गया था कि जी जो MOU साइन किए गए उनको थोड़े अरसे के बाद हम इसको हार्ड एग्रीमेंट में ट्रांसलेट करेंगे। वो बहरहाल किसी न किसी वजह से नहीं हुए, सिक्योरिटी का मामला कुछ और था।
अब ये जो आप बता रही हैं 130 मेंबर हाई पावर्ड डेलीगेशन है, इन्वेस्टर ने इतने बड़े बड़े, वो जिस तरीके से आए हैं, लेकिन अब ये फौरी तौर पे 2.2 बिलियन डॉलर की बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जी 5 बिलियन डॉलर तक के माहदे हो सकते हैं, और फिर जो तय किया गया है कि जी 2027 तक ये 15 बिलियन डॉलर की सऊदी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, जो 100 बिलियन डॉलर की बात की गई थी। अब इसमें जो सबसे अहम बात है आमना, वो ये है कि जिसके लिए फौरी तौर पे वो सऊदी अरब तैयार है। सऊदी इन्वेस्टर मिनिस्टर जो आए हुए हैं उनका बयान भी आ गया, वो कहते हैं रिकोडेक्ट में हम शेयर ख़रीदना चाहते हैं। वहाँ पे जो कंपनी है बैरक गोल्ड, वो ऑपरेट कर रही है, 50% शेयर उसके हैं, 50% शायद ये सऊदी अरब लेना चाहती है। बैरक गोल्ड ऑपरेट कर रही है सऊदी अरब में भी। उन्होंने कहा जी हम वेलकम करेंगे। देखिए बहुत अरसे से मैं कह रहा हूँ कि माइनिंग में बहुत ज़्यादा MBS का इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान में, क्योंकि कॉपर्स का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और वो इसके लिए चाहते हैं कि पाकिस्तान में आए। देखिए ये तो बिज़नेस इंटरेस्ट है। तो अब वक्त आ गया है कि हमारा इतना पोटेंशियल है, सारी दुनिया छोटी छोटी चीज़ों से पैसा बना गई, हम नहीं बना पाए। तो मेरा ख्याल है ये जो प्लान किया गया, देखें ना, जो जिस तरह मीटिंग होगी, पहला प्लेनरी सेशन है, उसके बाद सेक्टरल लेवल पे बातचीत होगी, फिर उसके बाद आपने एक बिज़नेस टू बिज़नेस कॉन्टैक्ट होगा। तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर दी गई हैं। और ये जो एनर्जी सेक्टर में हम देख रहे हैं, और उसके बाद पेट्रोलियम में, उसके बाद ज़राअत में जो ख़ास तौर पे शो किया इंटरेस्ट सऊदी अरब ने, तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया इसके लिए। आई मस्ट से कि SIFC का बड़ा रोल है, आर्मी चीफ आसिम साहब का भी प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा इंटरेस्ट लिया, और जिस तरह उनको गारंटीज अश्योरेंसेस दी जा रही हैं कि जी आपकी सिक्योरिटी पैसे की होगी, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आपका होगा, भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मैक्सिमम आपके साथ की जाएगी। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट है, जिसको हम कह सकते हैं कि आगे चल के हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम ना अब ये भी बात हो रही है कि पाकिस्तान का इतना बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल है कि 20 से 30 बिलियन डॉलर आसानी के साथ सालाना कमाया जा सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं हमारे साथ क्या होता है, सियासी लड़ाइयाँ हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, और इम्प्लीमेंटेशन की चीज़ें नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं होती पॉलिसीज़ की, नतीजतन मामलात ख़राब होते हैं। आखिरी बात हमने जो मेरा बड़ा सीरियस कंसर्न है वो ये है कि जो 9 इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन बनने थे, जो हमारा CPEC का एक बड़ा हिस्सा था, अब IMF अपने तौर पे या अमेरिका के कहने पे हमें मना कर रहा है कि आप नहीं लगाएंगे। अब ना यहीं से हमने पॉवर्टी एलिविएशन, जॉब क्रिएशन, और यहाँ पे जो एक्सपोर्ट का इकट्ठा होना था माल, सरप्लस गुड्स हमने मिडिल ईस्ट में भेजना था, वो अब रुकने का मामला होगा। अब देखते हैं क्या हुकूमत किस तरीके से अमेरिका को मनाएगी या IMF को कहेगी कि भाई ये तो हमारा एक मेन इशू है जिस पे हम चीनियों के साथ इतना अर्सा लड़ते रहे हैं और उन्होंने नहीं बनाए, अब वो तैयार होंगे बनाने के लिए, इसको करें। तो मेरा ख्याल है ये सऊदी अरब के बाद UAE कतर ने जो फैसला किया हुआ है कि आने का, तो अल्लाह करेगा कि वो भी होंगे और हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशन है बेहतर होंगी, और आम आदमी में जो तवक्को कर रहा है कि बिजली सस्ती मिले, जॉब क्रिएशन हो, पॉवर्टी खत्म हो, तो उसमें बड़ा फ़र्क आएगा। जी जुल्फ़िकार साहब, एक तो जो एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं उनमें से आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, जैसे कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक हम कह रहे हैं कि पॉलिसीज़ हैं, ये भी एक फैक्टर है। इसी तरह से आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी जो एश्योरेंस है वो होना बड़ा ज़रूरी है। आप समझते हैं अब एनवायरनमेंट बन चुका हुआ है, इसीलिए सऊदी अरब का जो हाई पावर डेलीगेशन, इसका ये तीसरा दौरा है। उन्होंने जिस तरह से अपने एतमाद का इजहार किया है, मामला बेहतरी की जानिब गामज़न है। देखिए पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी इस तरह तो नहीं है जिस तरह हम कहें कि फौरी तौर पर लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि सऊदीज़ के लिए पाकिस्तान, वो समझते हैं कि उनके आज तो जो खालिद बिन अब्दुल अजीज़ हैं, उन्होंने कहा भी कि ये मेरा दूसरा, हमारा सऊदीज़ का दूसरा घर है। तो एक करीबी ताल्लुक़ की वजह से और हमेशा से वो करीब रहे हैं, उनका बड़ा असर रहा है। और जैसे आज प्राइम मिनिस्टर ने काबीना में खिताब करते हुए, जिसको लाइव तमाम TV चैनल्स ने बताया, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और चीन का बड़ा ताउन हमें रहा है, और वो भी एक बहुत उसके असरात पड़ेंगे कि 5 कंपनीज़ हैं जिन्होंने वॉलंटरली जो है वो जो कंसेशन दे रहे हैं और चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, तो गालिबन कोई जो फिगर्स आ रहे हैं कि 60 अरब रुपए की जो है ना वो कंज्यूमर को उससे फ़ायदा होगा। 411 अरब रुपए जो गवर्नमेंट पे करती थी उनको आइंदा आने वाले चंद सालों में वो पे नहीं करेगी वो उसको। तो सऊदी का ये वफ्द यहाँ आना, चाइना का, बावजूद इसके कि जो एक वाक़या हुआ था दहशतगर्दी का खैबर पख्तूनख्वा में, फिर उसके बाद कराची में हुआ, कोशिश तो उन लोगों की है कि इसको वो बदल करें उनको इन्वेस्टर्स को, लेकिन चाइना अपने तौर पर वो बिल्कुल उसकी वो डिटरमिन है कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जो इंगेजमेंट उनके साथ है वो उसको बेहतर बनाए। और ये अगर सऊदीज़ आते हैं
तो लामाला जो है वो कल आपके यूएई के जो वफ्द है वो आएंगे, सरमायाकार आएंगे, कतर के आएंगे, बहरीन के आएंगे, कुवैत के आएंगे, तो ज़रूर उससे जो है वो चीज़ों को बेहतरी आएगी। और पॉलिटिकल एक साइन ज़रूर है जो आप कह रही हैं कि आज से एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज पीटीआई के चीफ मिनिस्टर उनका जिरगा हुआ, वफाकी जो नुमाइंदगान थे मोहसिन नकवी वहाँ गए, तो इसके असरात बड़े अच्छे पड़ेंगे। और अगर दोनों पार्टियां जो हैं वो ये समझते हैं कि जो कौमी मामलात हैं, कौमी मामलात में खासकर पीटीआई ये देखे कि कौमी मामलात में कौन कर रहा है, सामने है, उसको ना देखें, वो पाकिस्तान को देखें, स्टेट के उस जो मामलात हैं उसको देखें, तो मेरे ख्याल में आगे पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो नज़र आना भी शुरू हो जाएगा, उसकी विजिबिलिटी होगी और एक वो मजबूत होगा। और उससे फॉरेन जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, नेशनल इन्वेस्टर है, वो पैसा निकालेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर भी आएंगे। जी ठीक है। अब्दुल्ला साहब, एक तो ये फॉलो अप विजिट, इसको किस तरह से देख रहे हैं? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें इत्मीनान रखना चाहिए कि पहले अप्रैल में, फिर उसके बाद मई में, और अब ये दोबारा हम देख रहे हैं कि अक्टूबर में ये विजिट है सऊदी डेलीगेशन का। माशी लिहाज से अगर बात की जाए, वज़ीर ख़जाना साहब वो भी इस तरह के वो बड़े पॉजिटिव हैं, वो ये कह रहे हैं हम बेहतरीन समत में हैं, इस वक्त बेहतरीन पोजीशन में हैं। आप समझ रहे हैं कि मामलात वाकई ही बेहतरी की जानिब आ चुके हैं, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट्स में जो हम देख रहे हैं कि इतनी दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है उनकी जानिब से? आमना साहिबा, ज़रा माजी के अंदर चलते हैं तो $22 बिलियन का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ था पीटीआई के दौरे हुकूमत में, जहां सऊदी अरब ने ऑयल रिफाइनरी लगानी थी गवादर के करीब, लेकिन फिर वो MOU रहा। और जिस तरीके से अभी भी हम देख रहे हैं कि अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उस दिन जो है मजीद बात होगी। लेकिन अभी हमें बगलें बजाने नहीं चाहिए, इस पे शादियां नहीं। मैं ये समझता हूँ कि अभी मेरे ख्याल में बादल देखकर घड़े नहीं फोड़ने चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब इसके कुछ बहुत पॉजिटिव पहलू हैं। यकीनन ये पाकिस्तानी सफ़ीर जो है हमारे सऊदी अरब में, उनका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसको यकीनन पाकिस्तान आर्मी के चीफ की और पाकिस्तान हुकूमत की और साथ ही साथ SIFC के इदारे की सपोर्ट हासिल है। लेकिन SIFC के इदारे के जो बुनियादी तौर पर जो मामलात थे वो अभी तक नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका नहीं आया दीगर इदारों पे। अभी भी ब्यूरोक्रेसी जो है उसके पंजे मजबूती से गाड़े में है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं, यानी कि जो लोग माइनिंग से जो है मंसूब हैं, वो तकरीबन उनको 150 किलो जो बारूदी मवाद है ताकि वो ब्लास्टिंग के लिए इस्तेमाल हो, वो उनको चाहिए होता है। हुक्म यह है कि जी 5 किलो मिलेगा और मालिक जो है वो खुद आके लेगा। अब आप मुझे बताएं कि मालिक जो है अगर फर्ज करें उसकी हुंजा में, उसकी गिलगित में, उसकी जो है वो लोअर दीर के अंदर अगर वहां करके माइंस हैं तो वो रोजाना आएगा 5 किलो लेने के लिए। तो फिर जो माइंस के अंदर बिलियंस इन्वेस्ट कर रहा है, करोड़ों इन्वेस्ट कर रहा है, वो क्या आपके ख्याल में 5 किलो का ही रह गया? तो मकसद यहाँ यह है कि और फिर जो उसमें फॉरेनर्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, यानी कि एक छोटी सी बात है कि 5 लोगों के लिए 71 लोगों की सिक्योरिटी चाहिए। तो अगर 71 लोगों की सिक्योरिटी आप देंगे तो ये क्या फीजिबल रह जाएगा? और फिर चाइनीज ने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अरब दुनिया जो है कैजुअलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, ये बड़ी वाज़ेह बात है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि गैर मुमालिक के जो इंटरेस्ट हैं, जो कि ख़ास तौर पे वो मुमालिक जो CPEC और पाकिस्तान की तरक्की और इस खित्ते की तरक्की को नहीं देखना चाहते, जिनमें हमें पता है कि मगरिब की आशीर्वाद हासिल है, क्या वो रुक जाएंगे या इसको मजीद, जैसे बलोचिस्तान और KP जो 2 बड़े इलाके हैं जहां एंटीमनी, गोल्ड, कॉपर, लेड, आयरन ओर और दीगर मादनियात बकसरत मौजूद हैं, क्वार्ट्स वगैरह, तो क्या उनको अभी तक आप निकाल पाए हैं? सिर्फ $6 ट्रिलियन यानी कि 6000 अरब की जो है वो ज़खायर सिंध और बलोचिस्तान के अंदर जो है वो एक तखमीने के मुताबिक मौजूद हैं, लेकिन क्या आप उनको निकाल पाए हैं? तो ये बात मैं आपको बड़ा वाज़ेह बता दूं। देखिए, डिप्लोमेसी है या बिजनेस है, इसमें दोस्ती यारी कोई नहीं होती। 1000 साल की
दास्तान ये बताती है कि मुफाद की बुनियाद के ऊपर है, और मुफाद जो है अगर अरबों को या चीनियों को या किसी और को अगर उनको 4 पैसे नजर आ रहे हैं तो वो इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको देखिए लाजिम और मलजूम है पॉलिटिकल और जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, अगर वो प्रोपोर्शनेट नहीं है इसकी बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ तो ये मुमकिन नहीं होगा। इसलिए सोचने की ये बात है कि हम बिल्कुल मुआहदात करें, हमें खुशाइंद भी है, लेकिन जो रेड टेपिज्म है, जो हमारे मुश्किलात हैं ब्यूरोक्रेसी के हुकूमती सतह के ऊपर, निचली सतह के ऊपर, उनको जब तक कि हमने जो है वो सामने न रखा, मैं समझता हूं कि इसमें हमारे लिए मुश्किलात तो मामला ठीक नहीं होंगे। शाह साहब आपकी जानिब आते हैं, एक तो डेलीगेशन इस पर कमेंट कीजिएगा, इस इन्वेस्टमेंट जो आ रही है इसको किस तरह से देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी एक ऐसे वक्त में जब वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, उसके बाद वर्ल्ड बैंक ये कह रहे हैं कि उसने ये प्रिडिक्ट किया है कि हम GDP ग्रोथ रेट जो है वो अगले साल के लिए 3.2% तक बढ़ने का इम्कान है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। तो किस तरह से देख रहे हैं, क्या वाकई हम एक राइट डायरेक्शन की जानिब गामजन हैं सारे मामला को देखते हुए, ग्राउंड रियलिटीज एंड सिचुएशन? देखिए आमना, मेरे ख्याल में एक होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और चाइनीज़ ने गवादर पोर्ट डेवलप करके शायद पाकिस्तान के लिए जो एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि उसको एक मरकज़ बना दिए। अब हम खुश हो रहे हैं, देखिए कॉन्ट्रैक्ट इस दफ़ा MOUs हुए और कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे, और उसके सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस मार्केट को जो वेस्टर्न अलाइज हैं बशमूल अमेरिका जिनको लीड करता है, वो ओपन नहीं छोड़ना चाहते चाइनीज़ के लिए। अब डायरेक्टली तो वेस्टर्न कंट्रीज़ आके इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकती, क्यों सऊदीज़ को आगे लाया जा रहा है? मेरे ख्याल में देखिए इसके पीछे भी एक बड़ा फ़लसफ़ा है कि सऊदीज़, कतरीज़, इसके अलावा UAE और दूसरे जो अरब ममालिक हैं वो इनडायरेक्टली हमेशा एज अ प्रॉक्सी काम करते रहे हैं वेस्टर्न जो कंट्रीज़ और ख़ासतौर पर अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। जितना बड़ा बिजनेस पेट्रो डॉलर्स अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान है, जितना मिडल ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका के अंदर है। देखिए 1940s और 50s की बात है कि उस ज़माने से इस्लामिक बैंकिंग का जो निज़ाम है, अगर आप न्यूयॉर्क के अंदर जाएँ, आप वाशिंगटन के अंदर जाएँ, मैंने देखा कि वहाँ ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट उन लोगों की है जो कि मिडल ईस्टर्न ममालिक से, और वो एक नैरेटिव जो है उन्होंने वहाँ पे इस्तेमाल किया, तो पैसा उनका वहीं पड़ा हुआ है। और इनडायरेक्टली मेरे ख्याल में ये समझता हूँ कि सऊदीज़, कतरी और जो बाकी दूसरे UAE के ममालिक हैं, मिडल ईस्टर्न ममालिक हैं, वो डायरेक्टली आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो चाइना को कभी नहीं छोड़ेंगे और इस मार्केट को नहीं छोड़ेंगे। एक तो ये फैक्टर हुआ। दूसरा देखिए मिनरल रिसोर्सेज और ऑयल रिजर्व्स, अगर पाकिस्तान बड़ा खुश होता रहे कि हमारे पास लिथियम है, यूरेनियम है, प्लेटिनियम है और दूसरी ऐसी धातें हैं, ख़ासतौर पर जो रिकोडिक के हवाले से इन्वेस्टमेंट का जो अंदिया दिया है मिनिस्टर ने कि 50% में से वो ख़रीदना चाहते हैं, अच्छी ऑप्शन है, लेकिन वो अपना फुट चाहते हैं इन तमाम रिसोर्सेज के अंदर, वो अपना एक बिज़नेस कहते हैं क्लाउड बनाना चाहते हैं। और रीज़न ऑब्वियसली ये है कि चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे इस एरिया को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। अगर BRI डेवलप होता है, CPEC डेवलप होता है, आप सेंट्रल एशियन मार्केट्स को जाते हैं, मतलब ओवरऑल अपने आप को जितना कहते हैं ना कि अपना हुर्मज से जिस तरीके से वो अपने आप को डाइवर्ट करके चीज़ों की तरफ आएंगे, तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का इकोनॉमिक एक प्लान है चाइनीज़ का, जो कि तमाम दुनिया को वो कब्ज़ा करना चाहेंगे। और इसमें इकोनॉमिकली मैं बात कर रहा हूँ। और जाहिर बात है जिस तरीके से वो आप समझते हैं हमारी जो शराय रेशम है वो किस ज़माने से जो है वो डेवलप हुई और किस तरीके से वो इंक्लूड करते रहे। दूसरा आप गिलगित बल्तिस्तान के ज़खायर में देखिए, वहाँ आपके पास लिथियम के कितने बड़े ज़खायर हैं, वो एक अलग मतलब कहानी है। तो मेरे ख्याल में तमाम दुनिया की नज़र है, लेकिन इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए कि ये ज़खायर उस वक्त तक मिट्टी हैं जब तक आप इनको टाइम पे निकालते नहीं है। आज आप बात करेंगे पाकिस्तान चौथा बड़ा मुल्क हो गया जिसके तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।